सुप्रीम कोर्ट को चाहिए आर्टिकल 140 को इन्फोर्स किया जाए। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी अजीब मखलूक हैं। अगर आइन के आर्टिकल 140A के नफाज का मुतालबा करना है तो सबसे पहले वो पंजाब में करे। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। जिस दिन मुल्क के अंदर 6 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही हो, वजीर खजाना को ये पता ना हो कि मुल्क में बिजली की शॉर्टेज है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी फॉलो करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, पार्लियामान में टफ टाइम देंगे। तो आप ऐसे करें, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करें। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी गोलाबारी जारी है। वफाक और सिंध में वसाइल की तकसीम पर दीगा मुश्ती जो है वो चल रही है। और आज फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को सिंध में आर्टिकल 140A पर अमल दरामद यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया है और ये भी कहा है कि सिंध को 1600 से 1800 अरब रुपए के फंड्स दे चुके हैं, लेकिन वो लगे कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं। सिंध हुकूमत के वुज़रा ने जवाबन जो है वो वफाक को सिंध की निगरानी के ख्वाब देखने से मना किया है और मशवरा भी दिया है कि बल्दियाती निज़ाम को पहले आप पंजाब में बहाल करें और फिर आगे चलें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग का यही मामला जो है वो बजट और कानून साजी से मुतल्लिक भी जारी है, बिलखसूस भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने से मुतल्लिक, कानून साजी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक कानून साजी पर भी अपोजिशन और हुकूमत में ठनी हुई है। इसी तरह अमेरिका CIA चीफ के दौरे और फौजी अड्डे के लिए अमेरिकी दबाव के मामले पर भी दोनों एतराफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स तो दी जा रही हैं, लेकिन जिस रेलेवेंट फोरम पर बात करनी चाहिए, जिस रेलेवेंट फोरम पर बात होनी चाहिए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। हुकूमत कॉन्फिडेंस में लेती है और अपोजिशन हर मामले पर महज मुखालफत करती है, भले उसकी नौयत जो भी हो। क्या हर मसले पर पॉइंट स्कोरिंग की रविश हमारे मुल्की मफाद के लिए दुरुस्त है या नहीं, ये वो सवाल है जिस पर आज अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें अवैस तौहीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मामलात सिंध और वफाक में क्या चल रहे हैं, पहले ज़रा सुनते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा और जवाबन फिर उसमें सईद गनी साहब का क्या जो है वो रद्द अमल था, ये भी सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर रूल की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नर रूल जो है वो एक जमहूरी काम नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन को इन्फोर्स करने का एक बुनियादी इदारा है, उनका मकसद है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनको चाहिए कि आर्टिकल 140 को इन्फोर्स किया जाए। सिंध को गुज़श्ता 2-3 सालों में कोई 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ। जब इतना पैसा आपके पास आया तो वो पैसा गया किधर? यहाँ की हालत तो ये है कि 1990 से कराची जैसा शहर जो है वो अपनी पुलिस नहीं बना सका। अब जी फवाद चौधरी साहब का तो आपने रद्द-ए-अमल सुन लिया, उसका जो रिबटल आया सईद गनी साहब की जानिब से, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। मैं मेहमानों से सवाल करूँगी। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी अजीब मखलूक हैं। इन्होंने खुद वजीर आज़म इमरान खान को लिखा कि बोजदार जितना नाअहल और नालायक वजीर आला पंजाब में कभी आया ही नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं कि वो आइन का आर्टिकल 140A जो है उसका निफाज करें। ये किस मुंह से करते हैं? पंजाब में जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको इन्होंने वक्त से पहले फारिग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि उनको बहाल करो, आज तक उनको बहाल नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम खत्म हो गया, नए इंतखाबात की बात नहीं करते हैं। अगर आइन के आर्टिकल 140A के नफाज का मुतालबा करना है तो सबसे पहले वो पंजाब में करें। अच्छा बेग साहब, यहाँ जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है उससे तो मुझे वही लगता है, वो मिसाल याद आती है, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। मतलब किस तरह आप जो है ये सोच सकते हैं कि सिंध में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए जब आपके जेर निगरानी जो सूबा है वहाँ पे आपने ख़त्म किया है, ऑर्डर्स भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्या आप देख रहे हैं, क्या बात क्या की है इन्होंने? बेसिकली एक ही अपोजिशन रह गई है, एक ही प्रोविंस है जिसमें अपोजिशन की गवर्नमेंट है। 3 प्रोविंसेस में ऑलमोस्ट तरीके इंसाफ है और वहाँ जितनी आइडियल गवर्नेंस है वो आपके सामने, उस पर तो तबसरा करना मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। तो ये सारा दिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हालात खराब है, उनकी भी सिंध में कोई आइडियल किस्म की गवर्नेंस नहीं है या उसमें कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं की।
लेकिन वही हाल पंजाब में भी है, जहां के एक आइडियल गवर्नमेंट थी, गवर्नेंस बहुत अच्छी थी। आइडियल गवर्नमेंट की बजाय मैं गवर्नेंस की बात करूंगा, उन्होंने इससे तो बहुत ही बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। और उसका अमली मुजाहरा भी हमने पिछले सालों में देखा है, जिस तरीके से पंजाब में डेवलपमेंट हुई, चीज़ों को लेके चला गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर थी सिंध से और KPK से। अब ये कहना कि जी सिर्फ टारगेट सिंध होगा, ना पंजाब और ना KPK ना बलूचिस्तान, तो मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपकी जो फेडरल कैबिनेट है उसको भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान का सिंध हिस्सा है। अगर उनमें कमी कोताही कुछ है, बजाय इसके कि आप सारा दिन उनको क्रिटिसाइज करें टीवी पे बैठ के और वहां से भी तोपों का जवाब भी फिर तोपों से ही आएगा, तो इसको ठंडा करें माहौल को, और अगर कोई कोताही है तो उसको दूर करने की खुद कोशिश करें पॉजिटिव तरीके से, ना कि क्रिटिसाइज करके। और ये सिंध में कुछ भी कर लें PTI वाले, मैं नहीं समझता कि सिंध में अपना वोट बैंक बना सकेंगे। अभी देखें जो सीटें खाली हुई हैं उस पर वापस पीपल्स पार्टी निकली। तो इनको सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि हर वक्त लड़ाई डाले रखें और बयानबाजी, क्योंकि मैंने ये पहला दौर देखा है जी, मैं 7-8 गवर्नमेंट्स देख चुका हूं जिसमें सारा दिन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोई काम नहीं है। और कुछ लोग तो इतने वेले हैं गवर्नमेंट में कि वो जैसे ही कोई अपोजिशन वाला बात करता ठक करके टीवी पे आ जाते हैं। तो पिछली दफा भी होता था ना, आपको याद है, PID से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, फिर बनीगाला से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी। एग्जैक्टली ये सिलसिला हमने पहले कभी नहीं देखा था। आप अपनी गवर्नेंस से, अपने काम से, अपनी चीजों से, अपनी इस्लाहात से आप लोगों को मुतासर करते हैं, बजाय इसके कि आप लफ्जी गोलाबारी करें और बताते रहे कि जी मैंने ये अभी देखें जिस तरीके से इन्होंने बजट का शोर डाला है, इकॉनमी का शोर डाला है, मतलब अनबिलीवेबल। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब सबको जब बताते हैं तो वो अपनी ड्यूटी समझ के बाकी तो कोई काम करते नहीं, ये मीडिया वाला काम बड़ी स्पीड से करते हैं। अवैस तौहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या यही वजह है कि क्या यही दिखाने वाला जो काम है इसी पे जो है ज़्यादा जो है वो रिलायंस है और बाकी काम क्योंकि कुछ हो नहीं रहा तभी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं? क्योंकि मुझे ऑनेस्टली फ्रॉम फवाद चौधरी साहब दो चीज़ें नहीं समझ आ रही। एक तो या तो ये हो कि आपने पंजाब में ये निज़ाम बहाल कर दिया हो, ये चल रहा हो, आपने खुद आके उसको ख़त्म किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी कर रही है, आप उसको बहाल नहीं कर रहे। देन सेकेंडली बुज़दार साहब जिस तरह चीज़ें चला रहे हैं वो, और आखिर में जिस तरह बेग साहब ये कह रहे हैं, आज अगर वहाँ पे 140A का सिंध में नफाज हो भी जाए, इलेक्शन हो भी जाए, तो क्या PTI क्या गेन करेगी वहां से? PTI के लोग तो जीत के नहीं आएंगे इस वक्त, जो ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही हैं, उससे किस तरह PTI डिलीवरी बेहतर कराएगी ये भी समझने से कासिर है। तो क्या फिर ये वही बात है जो बेग साहब कर रहे हैं कि लफ्जी गोलाबारी और बस ये दिखाना है कि जी इधर से भी एक हम गोला दाग रहे हैं और वहां से ऑपोजिशन को हमने वो आड़े हाथ लिया हुआ है, ये यही चीज है सिर्फ? हमारे देखिए ये जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत है, इसकी जो ऑप्टिक्स हैं इसमें बहुत जोर है। और पहले रोज से, चाहे वो भैंसों का मामला हो, चाहे वो गाड़ियों की फरोख्त का मामला हो, चाहे PM हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का मामला हो, चाहे गवर्नर हाउस पंजाब को तालीमी इदारे में या म्यूजियम में तब्दील करने का मामला हो, आज भी 3 बरस गुजर गए हैं। आज शाम को मैं तो हॉलीडे से वापस आया तो पहली नजर देखी कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि जरदारी साहब के दौर में कितना खर्चा था और नवाज शरीफ साहब के दौर में कितना खर्चा था। भाई देखें, अब आप इख्तिदार में हैं, 3 बरस गुजर गए हैं, अब इन ऑप्टिक्स को छोड़ दें। जो आपके चाहने वालों ने आपको वोट दिया वो इसी बुनियाद पे दिया ना कि माजी के जो आपका नैरेटिव था कि माजी के रूलर्स लुटेरे हैं, डाकू हैं, चोर हैं। अब आपके पास इख्तिदार है तो 3 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसकी कसौटी पे आपको परखा जाएगा, उसी को आप बेहतर करें। अगले 1.5-2 साल रहता है, ये 1.5 साल रहता है, उसके अंदर आप जितना बेहतरी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं या मुशीरान हैं, उनका पहले रोज से ये मसला है कि सुबह से लेकर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऑप्टिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ कि अगर मैं और आप 10 प्रोग्राम्स कर दें टीवी पे किसी मिनिस्टर की कारकर्दगी पे, तो उस मिनिस्टर की जो है वो छुट्टी हो जाएगी बगैर तफ्तीश किए हुए। यानी कि इतना ज्यादा रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है और उसी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में ये एक ऐसे मामलात पे जब अफगानिस्तान का मसला सर उठा रहा है, जब अब कुलभूषण का इन्होंने एक शोशा छोड़ा है, दोबारा उस पर हम बात करेंगे, जारी बात आपके प्रोग्राम में होगा वो इशू। इस तरह ऑर्डिनेंसेस के साथ आप हुकूमत नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी पहले ही
समझौतों और मजबूरियों के तहत वो बहुत ही सुकड़ गई है। उसकी नजरियाती पॉलिटिक्स भी कहीं समझौतों के अंदर हो गई है। और सिंध के अंदर ये बेसिक चाह ये रहे हैं कि ये MQM जो 140A जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल किया था कि लोकल बॉडीज को आप सारे इख्तियारात दे दें, और इसी का बहाना बनाते हुए वसीम अख्तर साहब के 2-2.5 साल गुजर गए और कोई काम नहीं हुआ और नाले चौक हो गए और फला फला। वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, बट MQM और ये पीपल्स पार्टी को लड़ाना चाह रहे हैं। और इनके जो अपने MNAs हैं, आप देखिए कितनी नाअहली की या नासमझी की बात है। अगर मैं तो सियासतदान नहीं हूँ और आप भी सियासतदान नहीं है, मौसम बेग साहब भी नहीं है, ये हमारी जब समझ में आ सकता है कि शकूर शाह जो पीपल्स पार्टी का आदमी था, उसने सही गलत ये अलग बहस है, उसने बिलावल भुट्टो साहब को हराया लियारी से। उसको ना इन्होंने वजीर बनाया ना मुशीर बनाया। ये कराची में किस तरीके से अपने जो वोट बैंक है उसको वैलिडेट कर सकते हैं अपनी कारकर्दगी से, या कराची के अंदर अगर गंदबलाई एक दूसरे को सियासी आपने मारनी है तो उसकी बुनियाद पर आप ये करते रहें। फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं और उनके लिबरल प्रोग्रेसिव व्यूज की वजह से हम बहुत उनको एक जगह देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों तो आप ग्लोबल वार्मिंग से लेकर और आप सियासी हर इशू पे बात करें। और चूंकि एड्स की एक आप बैठे हुए हैं खजाने पर, तो हर जगह पे चीफ गेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर जगह पे आपने टांग अड़ानी जरूरी है। आप छोड़ दें, पीपल्स पार्टी अपनी परफॉर्मेंस के तले बोझ तले जो उसका मैंडेट मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बहस है। आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को बताएं और उसकी बुनियाद पे क्या ये बात गलत है हमारी कि लोकल बॉडीज की इम्प्लीमेंटेशन इनका इंटीग्रल पार्ट था? क्या ये बात गलत है कि इमरान खान साहब पुलिस रिफॉर्म चाहते थे? वो दोनों तो नहीं हुई। पंजाब के अंदर आप समझौतों और मजबूरियों के तहत वही रिवायती सियासत का शिकार हो गए आप, क्योंकि आपको चौधरी बिरादरान कहते हैं कान में कह रहे भाई आपने कर दिया तो नून लीग दोबारा आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप रिवायती सियासत कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि ये देखेगा ऐसे तरक्याती प्रोजेक्ट बताएंगे जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी करती थी। हमें इनसे रिवायती गैर रिवायती सियासत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कथा कलामी की माफी मैं अगले दिन ही नोट कर रही थी, आपको याद है ये नारा लगा था, बेग साहब को भी और जनरल साहब को भी याद होगा कि जी मैं शहबाज शरीफ की तरह अपनी तस्वीरें नहीं लगाऊंगा। अब वो जो वो है कोई भूखा नहीं सोएगा, तो वो ट्रक जहां भी मूव करता है तो उस पर इतनी बड़ी खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। और भी बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम हैं जिन पे खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। तो रवायती सियासत तो वापस आ चुकी है, आ रही नहीं है। जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब अब आप क्या देख रहे हैं? मतलब PTI जो है वो उस जो मैनिफेस्टो का हिस्सा था, आर्टिकल 140A का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचार किया जाता था कि जी हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हमने खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह सबसे अच्छी लोकल बॉडी हमारी थी। अब क्या वाकई PTI जो है रवायती पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो तब्दील हो चुकी है? क्योंकि आप देख लें पंजाब की हद तक, पंजाब में ये नहीं करवाएंगे और किसी हद तक चौधरी बिरादरान की किसी हद तक क्या काफ़ी हद तक जो है वो बात सही है, इन्होंने ग्राउंड पे डिलीवर नहीं किया, ये हार जाएंगे वहां से। अब क्या सिर्फ ये गेम जो है ये ऑप्टिक्स की रह गई है? सियासत इनकी सिर्फ इस वक्त क्या ऑप्टिक्स की रह गई है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में सियासत हमेशा से ही ऑप्टिकल इल्यूजन्स का नाम है। यहाँ पे चाहे आप लोकल लेवल्स पे जलसों की बात कर लें या नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर से लेके जो भी हमारे सियासतदान रहे हैं, बात उनकी हमेशा से यही रही है। पंजाब की हम बात कर रहे हैं कि 10 साल नून लीग ने जब हुकूमत की पंजाब में, तो पंजाब में जो डेवलपमेंट बजट था ज्यादा लाहौर इर्द गिर्द लगा, दाएं बाएं जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कहीं लगा दें। पंजाब में जब हम ये बात करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म, जब पुलिस का कुछ काम हुआ, तो मैं जानता हूँ पंजाब में क्या हालात थे उस वक्त भी। बहरहाल बात कहने की है कि ऑप्टिकल विजन से आगे हम निकल नहीं पा रहे। और जिसकी हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब आएंगे और जो रवायती एक जमूत आ रही है हमारी सियासत पे और जो स्टेटस को है उससे बाहर निकल आएंगे, इस हद तक तो है कि दो जो बड़ी पार्टियां थी जिसका हम ओलिगार्की ग्रुप कह रहे थे, उनसे तो फॉर द टाइम में आपको लगता था छुटकारा पाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब को ये जो चैलेंजेस थे, थोड़ी सी कम सीटें उनके पास थी, उनको लेके चलना था।
तो ये सियासत जो पार्लियामेंट्री सियासत के जो मसाइल हैं उन्होंने इमरान खान साहब को घेर लिया। बहरहाल ये तो एक एक्सक्यूज नहीं बन सकता, क्योंकि आप खुद आके वोट लेके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हैं। उससे आगे चल के अगर ये मैं बात कहूँ कि जो लोकल बॉडीज का जो मुशर्रफ छोड़ गए थे, वो भी हालांकि काफी वाटर डाउन सिस्टम था जो आ गया हुआ था, जो इनिशियल जो कंसीव किया था या जिसको वो हमने चलने दिया ही नहीं। अगर वो चलता रहता और उसको आप रिफॉर्म करके या इम्प्रूवमेंट करके बेहतर करते रहते और जो भी मुल्क के हालात थे उनके मुताबिक उसको लेके आ जाते, तो शायद ये जो हम पिछले 10-15 सालों से अब तक देख रहे हैं ये ना देखने को मिलती। लेकिन चाहे वो इस पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो, लोकल बॉडी से ये सब डरते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पावर चली पुलिस वालों को हाथ डालना, कि पुलिस को सही करना किसी के मैनिफेस्टो में शामिल नहीं है। क्योंकि जो आज भी जो आम आदमी है, आप जो बड़े शहरों में भी और आमतौर पर बड़े शहरों से बाहर निकल जाएं तो आपको जो आम आदमी है, किसान है या कोई और है, वो इन्हीं के हाथों में इस वक्त खेल रहा है। इस वक्त आप कथा कलाम की माफी जनरल साहब, मैनिफेस्टो में तो शामिल है लेकिन हकीकी तौर पे जो है इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। बिकॉज आपको याद है नून लीग भी कहा करती है थाना कल्चर हम खत्म करेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स ही हो गया ना, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स का तो बाकायदा जिक्र हुआ, लेकिन अमलन उसको जो है वो कोई फॉलो नहीं, अमली जामा उसको कोई नहीं पहनाना चाहता। बिकॉज दिस इज वेयर द रियल पावर कम्स फ्रॉम। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसके दो बड़े नुकसान आपको हो रहे हैं। एक तो जो ग्राउंड अप जो आपकी लीडरशिप डेवलप होती है लोकल बॉडीज से, वो आती है प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो आपकी नहीं आ रही। उसकी रिजल्ट ये है कि आप उन्हीं जो घिसे पिटे जो भी हमारे कह लीजिए या जो भी बात आप इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, हम उन्हीं सियासतदान है वही हैं। उनकी सोच तो नहीं बदल सकती, चाहे वो पीटीआई में है, नून लीग में है या पीस पार्टी में है। और एक और बड़ा अहम चीज जो हम आमतौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि हमारी सियासत 80-90 की दहाई से आगे नहीं जा सकती। दुनिया कहीं से कहीं चली गई। आज की डिमांड बड़ी मुख्तलिफ है। हम आज भी बैठ कर वही बातें कर रहे हैं जो आज से 30 साल पहले हम कर रहे थे। इससे आगे हम निकल ही नहीं सके। आज भी आपके मसाइल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और जहां तक आप देखिए जो बड़े मसाइल की बात है, आपके 18 अमेंडमेंट, यस बेसिकली इसमें बहुत अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन इसको दुरुस्त करने की जरूरत थी। उसके लिए सियासी लीडरशिप हमारी बिल्कुल थी और उसको बेहतर कर लेती तो ये मसाइल वहां पे ना होते। जो सूबों में और मरकज में ये जो खिंचाई चलती रहती है, इससे काफी हद तक बच जाते। इसी तरीके से बहुत से ऐसी चीजें थी जो करने की जरूरत थी। आपका निजाम-ए-हक इस वक्त लड़खड़ा रहा है। इस वक्त बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग 1935 से लेके आज तक हम अपने निजाम-ए-हक को सही नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है। जो लोगों की जरूरत है उससे बात कर रहा हूँ। हम और बहुत सारी चीजों पे शोर मचाते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल जो सिस्टम में, जो गवर्नेंस सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, उनको दूर करने के लिए ना तो पीटीआई बात कर रही है, ना नून लीग बात कर रही है, ना पीस पार्टी बात कर रही है। तो क्या था कि ऑप्टिकल इल्यूजन में फंस के रह गए हैं। हम बात वहीं पे खड़े हैं। चाहे आप बिलावल साहब को देख लीजिए, नून लीग के जो लीडरशिप है उनको देख लीजिए, पीटीआई के लोग जो उनको देख लीजिए। अब पंजाब में, यूपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में, फ्रैंकली स्पीकिंग इन सूबों में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि जितने पैसों की आप बात कर रहे हैं इनको सही तरीके से लगा सके इनके ऊपर। ठीक, मैं आपसे बट लगाने को तैयार। आई थिंक जनरल साहब, आई पर्सनली थिंक कैपेसिटी है, विल नहीं है। कैपेसिटी शायद होगी, वो पॉलिटिकल विल नहीं है। सर कथा कलामी की माफी जनरल साहब, कथा कलामी की माफी। लेट मी प्रेजेंट माय आर्गुमेंट टू यू। आप देखें जितने सियासतदान हैं, जब अपने इनकी बिजनेसेस आप देखें सो दे आर थ्राइविंग। दैट मीन्स कि कैपेसिटी तो है, विल नहीं है। बिकॉज वो ये है कि आपने मुल्क पे नहीं लगाना, आपने अपनी जेबें भरनी है। सो देयरफॉर आई से विल नहीं है, कैपेसिटी तो है। मैं वो आपसे देखिए वो इसलिए मैं बात कर रहा हूं जो आपने कही ना कि चूंकि हमारी सही तरह पैसे लगाने की कैपेसिटी नहीं है तो पैसा जाया हो रहा है आपका। आप आज चले जाएं किसी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में या डिवीजन में चले जाएं, आप उससे पूछ लीजिए कि पिछले 20 सालों में आपको कितना डेवलपमेंट बजट मिला है, कहाँ पे लगा है, कहाँ पे ऑडिट हुआ है, कौन सी चीजें बनी है, कौन सी चीज। आप यकीन कीजिए, आप हैरान हो कि 2001 का जो पीडीएसपी मिला था, बेहतरीन कोशिश के बावजूद हम सब मिल मिला के सरगोदा टॉप डेट वो 61% से ज्यादा बजट नहीं खर्च कर सके। ठीक, आपका पॉइंट आ गया जान साहब। मैं जरा मोहसिन बेग साहब की तरफ चलती हूँ। सर, जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज की बात हो रही है वो
बिल्कुल मुझे लगता है जनरल साहब, आई कम्प्लीटली एग्री विद हिम कि स्ट्रक्चरल फ्लॉज को कोई एड्रेस करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज इनको सूट करता है, सबको वो सूट करता है। थाना कल्चर इनको सूट करता है, इनकी पावर वहाँ से आती है। आप ये देख रहे हैं जुडिशरी का, अगर मतलब जो सारा निज़ाम बना हुआ है ये हमारी पॉलिटिकल एलीट को सूट करता है, तो जिसको कहते हैं who's going to bell the cat, कोई भी नहीं करेगा। एक्चुअली यही हुआ जी कि लोगों ने जब इमरान खान को सुना कंटेनर पे, और उसके बाद एज ए अपोजिशन में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, मेरे समेत बहुत से लोगों ने उनको गलत फहमी में थे कि शायद ये शख्स आके स्टेटस को तोड़ेगा, निज़ाम बदलेगा, तब्दीली लाएगा। इर्द गिर्द सारा स्टेटस को है। नहीं, वो खुद भी उन्होंने लोगों को धोखा दिया, असल में अपना असल चेहरा नहीं दिखाया। नाउ ही इज एंजॉयिंग द सेम थिंग। पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं, NAP को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। आपकी भी तो कुछ मैंने आपको किसी दिन टॉक शो में देखा था, कुछ आपके खिलाफ भी आजकल आपसे भी काफी नाला है। मुझे भी उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मुझे भी वो अंदर कर दें, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ पे बोलता हूं तो उनको शायद ग्रां गुजरता है। उनको ये नहीं पता कि वो अपनी बारी भी बड़ी जल्दी आ जाएगी, और ये अंदर करने से लोग, पता है नून लीग इस वक्त अगर उनसे आप बात करें और आप भी करते होंगे, वो कहते हैं अब तो चेंज नहीं करना, अब इनको आने दो, हम देखते हैं। ये भी बिल्कुल सही। तो बेसिकली खान साहब का पावर में आके थोड़ा सा उनको भी पता चला कि पुलिस, FIA, NAP को कैसे इस्तेमाल करना है, या एजेंसीज को, IB को, मेरे पीछे लगा, आपके पीछे, मेरे घर के बाहर। ये चीज़ें आपकी मेंटल कैपेसिटी शो करती हैं कि आपने जो आवाम को बताया, अब इस्लाहात, मैनिफेस्टो, और जो कुछ आपने कोलो फेल में तजाद किया, वो पता चलता है कि अंदर से आप यही थे। आपको भी पावर मिली तो आपने वही काम किया। तो हम तो पागल थे कि नून लीग को क्रिटिसाइज करें या पीपल्स पार्टी को करें। असल में तो आपको उनकी तो जो भी बज़ाहिर चीज़ें हैं वो सामने हैं, वो धोखा नहीं देते, उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है। ये तो आपने धोखा दे के वोट लिया, धोखा अवाम को ये दिया, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को, पढ़े लिखे वोटर्स को, सपोर्टर्स को आपने मायूस किया। अब आप वही तर्ज़े हुक्मरानी कर रहे हैं जो आपसे पहले कर रहे थे, बल्कि आप उससे वर्ष चले गए हैं। आप तो किसी अपने ओपोनेंट को बाहर नहीं देखना चाहते। जो टेलीविजन पे आके आपकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करता है, आप चाहते हैं उसको अंदर कर दें। NAP आपके हाथ में है, FIA। ये देखिए, ये जो वाजिद ज़िया साहब हैं, इनको किस लिए हटाया गया? ये वही वाजिद ज़िया हैं जिन्होंने GIT पनामा केस में खान साहब के वो हीरो थे, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ थे। अब जहांगीर तरीन केस में उन्होंने कहा जी FIA कुछ नहीं कर सकती, ये केस में वारंट नहीं हो सकते। उसको हटा के 9 महीने रहते हैं उनकी जॉब रिटायरमेंट में, आपने एक और शख्स को लिया है। शायद वो आपकी, क्योंकि ये 3-4 बंदों का ट्राइका है, खान साहब हैं, आजम खान है, शहजाद अकबर है, DGIB हैं। ये चाहते हैं कि ये मुल्क में हुकूमत चलाएं। ऐसा नहीं होगा। आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप अपने लोगों को, तहरीके इंसाफ के लोगों को नाराज कर रहे हैं। ये MPA के जितने MPs पंजाब में हैं, अब देखिए बुज़दार कोई PTI का फेस तो नहीं है ना, लोगों ने बुज़दार के लिए वोट तो आपको नहीं दिया। और अगर खान साहब किसी चीज का क्रेडिट लेते हैं तो डिसक्रेडिट भी तो आपको जाएगा ना जी, वो बुज़दार को तो नहीं जाएगा ना, वो फवाद चौधरी को तो नहीं जाएगा। लिहाजा यू आर द लीडर। अगर आपकी टीम आपने सेलेक्ट की है वो नालायक है, डिलीवर नहीं कर पा रही, गवर्नेंस नहीं हो पा रही, तो ब्लेम मैं ब्लेम किसी और को तो नहीं करूंगा ना जी, आपको करूंगा। बिल्कुल। तो इस पे ऊपर गर्मी नहीं खानी चाहिए इनको। और सबसे जो मायूस किन बात है, झूठ बोलते हैं, लोगों को गलत बयानी करते हैं, फिगर्स गलत बताते हैं। ये सबसे, ये तवक्को इनसे नहीं थी, बिल्कुल, ये बाकियों से हो सकती थी। ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी। कहा जाता था फिगर फजिंग जो है वो नून लीग करती है, और हम एक्सपेक्टेशंस वाकई बहुत ज़्यादा थी। बट जो कल बजट में चीज़ें हुई उससे तो बंदा हैरान ही रह जाता है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो कुलभूषण के मामला किस डगर पर जा रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, उस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब एक यहाँ पे मामला जो चल रहा है जिसपे सियासत हो रही है बजट के बाद, अब जो एक नया मामला है एक्चुअली बार बार सर उठाता रहता है, कभी बैकड्रॉप में चला जाता है, फिर दोबारा जो है वो हाईलाइट हो जाता है। कुलभूषण यादव का इशू है, उस पर क्या इस वक्त चल रहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं, क्या बयानबाजी हो रही है, फिर आगे चलते हैं। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले
मुस्लिम लीग नून है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दामात उठाए हैं। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। अवैस तौहीद साहब, आपको क्या लगता है कुलभूषण का केस वाकई ही क्या नून लीग ने बिगाड़ा है, या ये टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स इतने एक इम्पॉर्टेंट मामले पे जो है जिसपे बहुत सेंसिटिव मामला है उस पर सिर्फ टिट फॉर टैट हो रहा है, आप क्या समझते हैं बिगाड़ा वाकई नून लीग ने? आप अंदाजा लगाइए मारिया कि इतना सेंसिटिव केस है कि तारीख में ये कोई मेरे ख्याल में पिछली 1-1.5 सदी के अंदर ये दूसरा मामला होगा जिसके अंदर पहली मर्तबा सर्विंग ऑफिसर जो है वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है स्पाइंग चार्जेस पे और कॉन्विक्ट हुआ है। ये कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका में था, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली, रशियन जो थे वो थे, और ये फिर कुलभूषण यादव का। जितना मामला हसास है वो पॉइंट स्कोरिंग की नजर हो रहा है। कितने अफसोस की बात है कि कुलभूषण यादव पे पहले झूठ दर झूठ दरोगोई की, इंडिया ने पहले तो डिसोन किया, उसके बाद ये रिटायर्ड है, उसके बाद फिर कहा कि जी हाजिर है। अब ये मामला ये है कि इस वक्त जो हुकूमत ने, देखे ना, ये नून लीग पे डाल रहे हैं, ठीक है, नून लीग पे इस वजह से डाल रहे हैं कि जी उस वक्त 2 पार्टीज के कंसेंट से आपको आईसीजे में जाना होता है। अगर इनका मौक़िफ़ ये है, पीपल्स पार्टी का रहा है या फिर पीएमएलएन इस वक्त पीटीआई का है, कि पीएमएलएन उस वक्त ही अगर वो ये कह देती कि जी हमारा कंसेंट नहीं है तो आईसीजे में मामला नहीं जाता। खैर वो बात खत्म हो गई। अब तो मामला है कि जी राइट टू अपील जो है कुलभूषण की, वो भारत क्यों नहीं चाह रहा? भारत इस मामले को लटकाना चाह रहा है। भारत तो ये चाह रहा है कि इसको फांसी हो जाए, भारत ये चाह रहा है कि ये माजी का किस्सा बन जाए, भारत ये चाह रहा है कि जी वो काउंसिल एक्सेस उसको ना दी जाए। पहले भी याद होगा पिछली दफा एक ऑर्डिनेंस के तहत आईसीजे की कंप्लायंस के अंदर पाकिस्तानी सरकार ने 60 डेज के लिए दिया था, जिसको अवेल नहीं किया। अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाका नहीं है कि वो उसको दोबारा एक बिल के तौर पे लेकर आ रहे हैं कि एक दफा और अपील का चांस मिल जाए। अब इस पे बहस हो सकती है कि ये तरीका सही है या गलत। मैं ही समझता हूँ कि तरीका ठीक है, क्योंकि आईसीजे जो है फिर उसके बाद उंगली नहीं उठा सकती, इंडिया जो है वो उंगलियां नहीं उठा सकता, क्योंकि हमें कुलभूषण यादव जो है वो अलाइव चाहिए, जिंदा कुलभूषण यादव, ताकि हर बार हम दुनिया को बता सकें कि ये है जो हमने बलूचिस्तान से पकड़ा था, बलूचिस्तान के अंदर तकरीबकारी में था, सिंध के अंदर तकरीबकारी में था। ये कुलभूषण यादव है जिसकी बीवी को, माँ को हमने यहाँ पे इजाजत दी थी और सस्पिशियस एलिमेंट इश्यूज से मिला था। तो 12 मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मामले को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। इनसे अब और मजीद क्या इनसे कह सकते हैं हमारे, कि खुदारा इस मामले को आप छोड़े, आप अपना पॉइंट स्कोरिंग करें कि 140A जो है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोकल बॉडीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर आप बहस कर लें, लेकिन इस मामले को पॉइंट स्कोरिंग ना करें, पॉइंट स्कोरिंग ना करें, मस्बत और सेहतमंदाना उस पर बहस करें और उसके बाद इसको बिल लेकर आ जाए। उसमें क्या मसला है? जनरल साहब, चले इस पे डिबेट बिल्कुल हो सकती है, उस वक्त भी हुई थी आज से 3-4 साल पहले, जिस वक्त ये मामला आया था, मंजर आम पर आया था कि आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट ना मानती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अब जिस तरह जो है ये चीज़ें डील हो रही हैं और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इट्स वेरी सेंसिटिव इशू, लेकिन इसको पॉलिटिक्स की नज़र जो है वो हो गया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम कुछ इस पे जो है वो सीरियस डिस्कशन या कुछ चीज़ देखेंगे, और जिस तरह हुकूमत उसको डील कर रही है आप क्या उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, इस हुकूमत ने जो चंद अच्छे काम किए हैं ना, उसमें से जो कुलभूषण यादव का जो हॉट पोटैटो था उसको हैंडल करने वाली बात थी। आईसीजे के बारे में जितना कम कहा जाए वही बेहतर है। आईसीजे ने एक अमेरिकन ने किसी एक स्पाई को डेथ सेंटेंस दे दिया था और आईसीजे ने कहा आप नहीं दे सकते, उन्होंने अगले दिन उसको लटका दिया उसको। वो तो ताकत थी, वो कर सकते थे। वो हमारे इश्यूज डिफरेंट हैं। तो हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी समझदारी से इसको पहले ऑर्डिनेंस के जरिए, फिर अभी बिल के जरिए जो लेके आए हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सेप्टेबल बना रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है।
अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और वहां पे और कोर्ट ने कहा है कि इसको वकील करके दें। भारत को कहा गया हुकूमत की तरफ से वकील कर, आप नहीं करना चाहते हो हम करके दे देते हैं, लेकिन भारत को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि भारत को ये सूट करता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस पे एम्बेरस किया जाए, क्योंकि अब तो जब भी इसका आप चेहरा दिखाते हैं तो ये भारत के लिए एक मसला बना होता है। अब तो पाकिस्तान को ये जूता जो पाकिस्तान के पांव पहनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने अगर चंद अच्छे जो काम किए हैं, डिसाइड मैनी अदर थिंग्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम उसको रिताड़ते तो रहते हैं, क्योंकि मैं तो उनका वोटर हूँ, इसलिए मुझे तो पूरा राइट भी है उनको रिताड़ने का। तो वो ये अपील का हक देंगे उनको, बिल पास हो गया, चला जाएगा आगे, तो पाकिस्तान दुनिया को कहने के काबिल तो है ना ये। और जहां तक रही दूसरी बात, देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती हमारी यही रही है कि पॉइंट स्कोरिंग जिस तरह भी वैसी बात कर रहे थे, इस हद तक आगे चली गई है कि हमने पाकिस्तान के जो कौमी मफाद के इशूज थे उनका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसमें कालाबाग डैम ले लीजिए आप, उसको जिस तरीके से हमने तबाह किया है, इसी तरीके से हम और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, उस पर हम लड़ाई झगड़े उसको हम जाया करते जा रहे हैं, टाइम भी जाया कर रहे हैं, और उनसे हम आगे बढ़ने की जो हमारी सलाहियत है वो भी कम हो रही है। इसमें हर आदमी अपना क्रेडिट लेने को तो तैयार है कि मैंने ये कर दिया था जी, जो उसके साथ लाइट जो आगे चलने की जरूरत है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। हम जैसे मैंने पहले भी आपके सवाल के जवाब में अर्ज की थी कि ऑप्टिकल इल्यूजन में फंस के रह गए हैं, और 80-90 की दहाई से जहां पे इल्जाम से दलजाम, इससे आगे हम चलने को तैयार भी नहीं है, और जिसकी वजह से आम आदमी नुकसान उठा रहा है और पाकिस्तान भी नुकसान उठा रहा है। बिल्कुल। बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हुकूमत इसको डील कर रही है, क्या ये ठीक है? बिकॉज एक ये सेंस तो बन रही है कि आप एक लॉजिकली चीज़ को लेके चल रहे हैं। पहले ही अगर नून लीग ना इसकी ज्यूरिसडिक्शन मानती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन अब आपने कर लिया है, तो अब ये कहना कि जी अगर उसको काउंसलर रिसाई मिल रही है या अपील का हक मिल रहा है, एनआरओ दे दिया, फलान कर दिया, हर चीज़ पे यहाँ पे सियासत हो रही है दोनों साइड से। बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जज्बात के साथ हैंडल करने वाला इशू नहीं है, पॉलिटिकली इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। नेचुरली उनकी जुरिस्डिक्शन आपने मान ली तो फिर आपको काउंसलर सही देनी है, और उसके लिए पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को इतनी समझ नहीं होती, कुलभूषण यादव का एक निक नेम लगा के कभी वो कहता है जी आप उसके फेवर दे रहे हैं, वो कहते हैं जी आप दे रहे हैं, तो ये बड़ा केयरफुली हैंडल करना चाहिए हमारे मुल्क के लिए। हम इंटरनेशनली मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ठीक कर रही है, इसको हमें बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए, और कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिसको वो इंडिया एक्सप्लॉइट करे इंटरनेशनली हमारे खिलाफ। वैसे भी हम लोग माशाल्लाह काफ़ी इन चीज़ों में मशहूर है तो जो भी गलत होता है वो हमारे यहाँ से ही होता है, तो इसको पॉलिटिक्स की नज़र नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल हमारे यहाँ क्यों पॉलिटिक्स इस तरह की हो गई है कि सिर्फ वो बयानबाजी तक है। में देखा परसों, मतलब वो मछली मंडी है, मछली मंडी कोई गाने गा रहा है, कोई जो है वो नारे लगा रहा है, ठीक है जी, पीछे कह के चल रहे हैं। मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जिनको 22 करोड़ लोग इलेक्ट करके कौमी असम्बली में हम भेजते हैं कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे, ये कौम के मसाइल हल करेंगे, ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, ये वो कानून साजी करेंगे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा। तो देखिए वहाँ हाल क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स की हालत ये है कि कोई शरीफ आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी इस फील्ड में नहीं आ सकता, ना वो इलेक्शन लड़ सकता है, ना वो जीत सकता है, अनटिल यू हैव कोई 20-30 बदमाश, 100 बदमाश आपके घर का हो और आपके पास पैसे भी ऐसे हों। तो इस चीज़ के लिए तहरीक इंसाफ को चुना गया, और बहुत सी जगह पे तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जीते जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनका असर रसूख नहीं था, बदमाशी नहीं थी, न्यू कमर्स थे, आए, लोगों ने एतबार किया, वोट दिया, सत्यानाश कर दिया, लोगों का एतबार उड़ा दिया। आइंदा कोई किसी थर्ड फोर्स पे बिलीव नहीं करेगा। अभी भी आप देख लीजिए जिस तरीके से नून लीग ने पंजाब के अंदर अपना वोट बैंक बढ़ाया, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर अपना, बिसाइड ऑल नेगेटिविटी, तो जो जिनको असल में लाए थे कि जी आप चीज़ें बेहतर करेंगे तो नहीं हुई। लेकिन इस इशू के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत केयरफुली जितने, और ये एक सिस्टम होना चाहिए कि आप जो कमेटीज़ हैं उनको आप प्रॉपर्ली ब्रीफ करें, अपोजिशन को ब्रीफ करें, ताकि कौमी असम्बली में एक इत्तेफाक के राय से चीजें हल हों। बिल्कुल।
छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद एक और सेंसिटिव इशू अगेन इंटरनेशनली बहुत इस पे जो है वो बात भी की जा रही है, बहुत ज़्यादा फॉरेन न्यूज़पेपर्स में बात भी हो रही है। बेसिस का मामला जो है, पाकिस्तानी एयर बेसिस का जो मामला है, उस पर हमने बात करनी है। विल डिस्कस दैट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह कि हमने कहा था ब्रेक से पहले, एक और सेंसिटिव मामला जो पाकिस्तानी बेसिस का मामला है कि अमेरिकन बेसिस पाकिस्तान देने के लिए तैयार हो गया है। बहुत सारी बातें इस पर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि जब से ये बजट आया है उसके उस यके बाद दीगरे 2 आर्टिकल्स आए जिसमें ये बाकायदा कहा गया कि IMF की जो डिमांड्स हैं उनको सॉफ्ट कराने के लिए या अपने मुताबिक कराने के लिए अमेरिका की हेल्प ली जा रही है, पाकिस्तान हेल्प ले रहा है और इन रिटर्न जो है वो अपनी बेसिस देने के लिए तैयार है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया जिसमें कहा गया कि ये अब हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि आप जब अटैक करेंगे तो हमारे से हम डिस्कस करेंगे अगर अफगानिस्तान में कोई अटैक होता है, और पाकिस्तान की तरफ से जो शराइत थी वो सामने रखी गई। फिर फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आया जिसमें शौकत तरीन साहब को जो है उनसे मंसूब करके ये कहा गया कि उनका ये कहना है कि जी हम IMF का जो प्रोग्राम है उसको रिलैक्स कराने की एवज जो है वो हम बेसिस का मामला जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तरीन साहब से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी हम रिबटल इसका इशू कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ द डे जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे आया था, अभी भी हमने चेक किया कोई रिबटल नहीं आया हुआ, कोई प्रेस रिलीज इसकी नहीं आई हुई। इस पर जब फॉरेन मिनिस्टर साहब से बात हुई तो आज उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनते हैं, फिर अवैस तौहीद साहब की तरफ चलूँगी। इंटेलिजेंस के जो सरबराह होते हैं वो काउंटर टेररिज्म के लिए, ग्लोबल दहशतगर्दी की जो जद्दोजहद है उसमें मशावरत के लिए आते जाते रहते हैं। इसमें खुफिया रखने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, और ये ना पहला दौरा है ना आखिरी था। अच्छा जनरल साहब, आर्टिकल्स आए, उसके बाद CIA के जो है वो चीफ भी आ गए, अब ये स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। सब पहले इसी पे हैरान हो रहे थे कि बजट आपने बना कैसे लिया, IMF के प्रोग्राम में आप हैं, वो सस्पेंडेड है, वहाँ से भी शराइत जो है वो लगी नहीं है, तो सारी कयासराइयाँ तो हो रही थी, साथ अब ये CIA के चीफ का मामला भी हो गया। हो क्या रहा है सर, ज़रा अपने एक्सपीरियंस से हमें ज़रा बताएं, अपना एनालिसिस दिए। देखिए, एक तो बड़ा समझने की जरूरत यह है कि अमेरिकन सिस्टम में जब वो किसी पे प्रेशर डालना चाहते हैं और किसी जो लोग हैं इन प्लेस उनको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, तो वो एक खास मुहिम के तहत खास तरीके से करते हैं। उनमें वहाँ उनका ये झगड़ा नहीं होता कि ये फौज कर रही है या कोई और कर रहा है, या वो खास मकसद के तहत सब मिलके ये काम करते हैं। उसमें इस वक्त उनको क्या सूट कर रहा है, नंबर 1 पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान टोटल बदएतमादी हो, नंबर 2 पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मामलात हैं उनमें दखलंदाजी की जाए ताकि ये जो कॉन्फिडेंस है इसको चैटअप किया जाए, और नंबर 3 भारत को इस खिते में वो जगह दी जाए जो उनका ख्याल ये है कि भारत को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। भारत की अभी कोशिश ये है, ये डोवल साहब काबुल भी गए, फिर अगले दिन उनकी मुलाकात भी हुई है, इधर अमेरिकन अंडर प्रेशर तालिबान ने इंडियन डेलीगेशन से भी बात की है, तो ये मामला इतने सादा नहीं है। नंबर 2 देखिए, पाकिस्तान क्या इस वक्त ये अफोर्ड कर सकता है कि किसी तरीके से भी चाइना को नाराज करे या कोई ऐसा फैसला करे जिसमें चाइना की मर्जी शामिल ना हो, और ये बेसिस क्यों चाहता है अमेरिका? अमेरिका को डायरेक्टली तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे फौजी और सामान निकाल लिया, उसका बेसिस क्यों चाहता है वो? नंबर 2, क्या पाकिस्तान बिजात खुद जिसने 70-80 हजार जाने अपनी कुर्बान की हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी बार बार कह चुके हैं कि हमने तकरीबन 80 से अबाउट 140 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान नुकसान उठाया है, क्या हम दोबारा उसको नुकसान उठा सकते हैं? नंबर 3, क्या अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी और नेटो फोर्स की मौजूदगी में TTP खुलेआम वहां से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट नहीं करती रही? क्या पाकिस्तान फिर ये अफोर्ड कर सकता है कि उनको इतनी खुली इजाजत दे दी जाए? और नंबर 4 देखिए, इस वक्त जो बार बार कह रहे हैं कि प्रेशर है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का प्रेशर खुद क्रिएटेड है अपने लिए। अपना अमेरिकन को ये सूट करता है कि पाकिस्तान इस तरीके से अपने लिए एक मसला खड़ा करता रहे और इसको आगे यही फंस के रह जाए इसमें। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज अगर ये बात किसी से बात निकलती है
हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने तो असेंबली में खड़े होकर कहा है, सॉरी इसने फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि अमेरिकन को बेसिस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके बावजूद भी जो बहस बार बार छेड़ दी जाती है, ये खास मकसद के लिए छेड़ी। अच्छा, मैं जरा वैसे सोही साहब की तरफ भी चलूं। अब ऐसा आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज चले जनरल साहब जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये आर्टिकल्स चले प्रोपेगेंडा टूल्स की तरह के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, बट देन हम जो रिबटल चाह रहे थे कि आए, और इतना कहा भी गया फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से, वो भी नहीं आया। तो बार बार ये जो मामला आ रहा है, आपको क्या लगता है कि कुछ तो है जिसकी वजह से मामला बार बार जो है वो उठ रहा है, या ऐसे ही इस पे जो है वो बेमानी क्या सराहियां जो हैं वो हो रही हैं? हमारे देखिए गुज़िश्ता 3-4 दिहाइयों में हमने देखा है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है रिएक्शनरी है। अभी जनरल साहब ज़ाहिर रिस्पेक्टेड हैं, उनके एनालिसिस से हम सीखते भी हैं, लेकिन वो अभी जो बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, अमेरिका क्या चाहता है, इंडिया क्या चाहता है, और रशिया क्या चाहेगा, और हम क्या चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारे चाहने की जो इस वक्त जो विश लिस्ट है, उसके अंदर ये रेड लाइन है कि अमरीकी फौजियों को हमारी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। अब उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि कह दें कि नो कैपिटल में कि नहीं जी, ये आप डिप्लोमेटिकली कह नहीं सकते, एक सुपर पावर को आप इस तरह नहीं कह सकते। तो आप क्या कह सकते हैं? जो मेरी नाक़िस राय है, जो मेरी इत्तलात हैं अमेरिका से भी और पाकिस्तान से भी और अफगानिस्तान से भी, उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने इंगेज किया। और हाँ, ये ज़रूर है मारिया कि मुझे और आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी से क्यों पता चले कि CIA के सरबराह यहाँ पर आया था, और अफगानिस्तान से क्यों पता चले, हमें क्यों नहीं पता चलता। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो पार्लियामेंट में आके बात क्यों नहीं करते कि उन्होंने जैक सुलिवन साहब से क्या बातें की हैं, क्या प्रपोजल दिया है, ना कि 4 जर्नलिस्टों को बुला के ऑफ द रिकॉर्ड या बैकग्राउंड ब्रीफिंग, जब इतने सारे उंगलियां आप पर उठ रही हों। अच्छी बातें करना। एक तो मैं समझता हूँ कि जो एक ट्रस्ट लेवल है ना कि जी बातों को छुपाना है, अरे भाई बातों को छुपा के आजकल के जमाने में जिया नहीं जा सकता। आजकल के जमाने में जिया जा सकता है जितने और जिस मर्जी से आप बताएं, ताकि आप जितने फैक्ट्स देंगे उन फैक्ट्स को माना जाएगा, पूरी दुनिया मानेगी, आपके जर्नलिस्ट मानेंगे। लेकिन फिर अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर ट्विस्टिंग भी होगी, और उसके जो है इसी तरीके से होगा कि तीसरी बात ये कि मैं समझता हूँ, देखिए माजी के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट भी रहा है। 9/11 के बाद मैंने अफगानिस्तान में भी कवर किया, ट्राइबल रीजन में भी किया, पाकिस्तान में भी किया और बाहर भी किया है कवर। शमसी बेस, शहबाज क्या नहीं दिया, उस वक्त भी मुशर्रफ साहब के रिजीम में बैठे हुए लोग यही कह रहे थे कि हमने कोई, और विकीलीक्स में जो निकला आप पब्लिकली जो है वो करते रहे, हम डिनाई करते रहेंगे। आपका पॉइंट आ गया, मुझे प्रोग्राम क्योंकि क्लोज करना है, जरा बेग साहब का पॉइंट भी जरा जल्दी लेना चाह रही हूँ। वैसा बिल्कुल प्रोग्राम क्लोज करना है जी। बेग साहब आप जुमलों की इजाजत देंगे? क्विकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हाउ टू बैलेंस। अच्छा चाइना, आप क्या समझ रहे हैं, विद दिस स्मोक दिस फायर, या ये वैसे ही क्या सराहियां हो रही हैं? देखिए प्रेशर तो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और आप ज़रा हिस्ट्री देख लीजिए, जब भी हमारी एयर बेसिस या हमें कोई भी कंसेशन अमेरिका को दिया, वो आर्मी टेन्योर के अंदर दिया गया। सिविलियन गवर्नमेंट है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ है तो आपको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए। अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, जो हमारे मुल्क के मफाद में वो फैसला कीजिए, बजाय इसके कि कोई एक शख्स फैसला करे और डिनायल देते फिरें। सऊदी अरब में फौज भेजनी थी, आपने पार्लियामेंट ने कंसेंसस से फैसला दे दिया। इस पे इशू पे ये कौमी इशू पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट में जमहूरियत है। बिल्कुल। ऑन दैट नोट विल क्लोज द प्रोग्राम फॉर टुनाइट। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका, रवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।